मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मपूरिताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले अनंत रसिक परमेष्ठी भगवान की जय। देव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख शमनाचार्य घनाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जीवनी माता की जय। अपन सभी लोग जैन भूगोल स्टडी कर रहे थे। 2 दिन में अपन ने देखने का ट्राई किया कि जैन भूगोल को क्यों स्टडी करना चाहिए, जैन भूगोल स्टडी करने का उद्देश्य क्या है। जैन भूगोल स्टडी करने का उद्देश्य अपना अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना था। फिर अपन ने 3 लोग को समझने का प्रयत्न किया था। लोग क्या होता है उसको समझने का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट लोग में 3 पार्ट है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, और उसके आकार को, उसकी साइज को अपन ने समझने का ट्राई किया था। उसकी हाइट, उसकी डेप्थ, उसकी विड्थ, वो सारी बातें अपन ने समझी थी। 6 द्रव्यों से लोक बना हुआ था, वो समझा था। नेक्स्ट इसमें अपन ने तीनों लोगों का आकार, जो वृत्ताकार आकार होता है, उसको समझने का ट्राई किया था। नेक्स्ट उसका अपन ने लोक का घनफल भी निकाला था। हाइट और जो विड्थ थी वो डिफरेंट जगह पे अलग अलग थी, तो उसका अपन ने एवरेज निकाल के लोक का घनफल भी अपन ने निकाला था। अब अपन योजन को समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अपन जब ये 3 लोक के बारे में आगे पढ़ेंगे, मध्य लोक को समझेंगे, तब बार बार ये योजन शब्द आएंगे। कहीं पर्वतों की ऊंचाई और सब नापने बैठेंगे तब योजन शब्द आएंगे। राजू शब्द आ रहा है तो उसको अपन समझने का प्रयत्न करते हैं कि योजन क्या है और राजू क्या है। तो योजन के लिए अपने शास्त्रों में योजन को समझाने के लिए एक सीक्वेंस दी हुई है, उसको समझने से अपन अप्रोक्सीमेटली योजन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 8 जौ के दाने हैं, उसके बराबर 1 अंगुल होगा। यहाँ स्टार्टिंग में आप देख सकते हो 8 जौ के दाने के बराबर 1 अंगुल होगा। और ऐसे आप 12 अंगुल हैं तो उसके बराबर 1 बिलांत होगा। और ऐसे 12 बिलांत है, 2 बिलांत है, उसके बराबर 1 हाथ हो जाएगा। और ऐसे 4 हाथ बराबर 1 धनुष हो जाएगा। ये धनुष आपने सुना हुआ होगा। तो धनुष के बारे में आप समझ लीजिए कि 4 हाथ बराबर 1 धनुष होता है। और ऐसे 2000 धनुष बराबर 1 कोस होता है। 1 कोस को अपन मील में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मील होगा। तो 2000 धनुष इक्वल्स टू 1 कोस यानी 2 मील हो जाएगा। और ऐसे 4 कोस यानी अप्रोक्सीमेटली 8 मील और 12 किलोमीटर, मील को भी अपन किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बराबर 1 लघु योजन हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि जब लघु योजन समझेंगे तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर आएगा। और एक लघु योजन होता है, यहाँ आप 2 शब्द देख रहे हैं, एक लघु योजन है और एक महायोजन है। तो लघु योजन और महायोजन में क्या डिफरेंस है। तो जब जीवों की शरीर की हाइट नापनी है, मंदिर की, नगर की, ये सब जब अपने को मेजरमेंट करना है तब अपन लघु योजन से करते हैं। और महायोजन से क्या काम होता है, जब आप पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, ऐसे असंख्य जो द्वीप है, समुद्र है, उन सब का मेजरमेंट करेंगे तो अपन महायोजन से करेंगे। जब पर्वतों का मेजरमेंट करेंगे तो वो सब महायोजन से होता है। इसलिए यहाँ पे महायोजन शब्द अलग से लिखा हुआ है। ये लघु योजन था वो अपन ने समझ लिया 12 किलोमीटर, लेकिन ये जो महायोजन है वो अप्रोक्सीमेटली 2000
4000 कोस यानी 4000 मील और अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर में अपन जब समझेंगे तब 6000 किलोमीटर इक्वल्स टू एक महायोजन और लघु योजन में अपन 12 किलोमीटर इक्वल्स टू एक लघु योजन हो जाएंगे। अब जहाँ जहाँ अपन पर्वत, नदी, समुद्र आदि की बातें समझेंगे तब अपन महायोजन से द्वीप, समुद्र, पर्वतों का जब मेजरमेंट करेंगे तब महायोजन से करेंगे, और जब नगर, शरीर की हाइट ये सब मेजरमेंट करेंगे तो लघु योजन से करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि लघु योजन किसे कहते हैं और महायोजन कितना होता है। अब अपन आगे समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है राजू। राजू यानी एक मेजरमेंट यूनिट है, और राजू को समझाने के लिए आचार्य महाराज ने अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से समझाने का ट्राई किया है। यहाँ पे एक स्कॉलर है, उनका नाम है माधवाचार्य, और उस स्कॉलर माधवाचार्य जी ने राजू को समझाने के लिए बताया है कि सपोज एक 1000 किलो का एक लोहे का गोला है, उसको क्या बोला, ऐसा एक 1000 भार का एक गोला है, उसको इंद्रलोक से नीचे गिरकर 6 महीनों में जितनी दूरी तय करता है वह एक राजू है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा कि कोई पतली चीज़ होती है, हल्की चीज़ होती है, तो वो जल्दी नीचे नहीं आती, उसको नीचे आने में बहुत टाइम लगता है। सपोज कोई पेपर है, तो पेपर को आप ऊपर से नीचे थ्रो करोगे तो वो हवा में धीरे धीरे मूव होता धीरे धीरे नीचे आएगा। और कोई भारी चीज़ है, उसको आप ऊपर से नीचे थ्रो करोगे तो एकदम स्पीड में नीचे आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य महाराज ने अपने को समझाने के लिए लोहे का गोला, और वो भी कितना हैवी, 1000 किलोग्राम का लोहे का गोला है, उसको आप इंद्रलोक यानी स्वर्ग से थ्रो करोगे तो वो उसको 6 महीने में नीचे आने में जितना टाइम पीरियड लगेगा और जितना डिस्टेंस हो उतने टाइम में अपना कवर करेगा, उसको आप एक राजू समझोगे। यानी लोहे का गोला कितना हैवी है, 1000 किलो का, वो फटाफट नीचे आ जाना चाहिए। उसकी स्पीड नीचे आने की बहुत फास्ट होती है क्योंकि वो इतना भारी है, और इतनी फास्ट स्पीड है तो भी उसको 6 मंथ्स में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो सारा डिस्टेंस वो एक राजू होगा। तो सोचिए आप, एक राजू कितना ज़्यादा होगा, 1000 किलो का लोहे का गोला बहुत स्पीड में आ सकता है नीचे, और इतनी स्पीड से आने वाला गोला 6 महीने तक उसको जितना टाइम लग जाएगा और वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो एक राजू कहा जाएगा। तो यहाँ पे एक समझाने का तरीका है कि इतने बड़े डिस्टेंस को कैसे समझाया जाए। तो इसलिए आचार्य महाराज ने लोहे का गोला जो सबसे हैवी है उसको कह के समझाया है, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन जम्बूद्वीप पद्धति में अपने को मिलता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दिया जो ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं कि एक राजू को समझना है तो अब क्या करेंगे, तो अपन ने जो योजन समझा था तो ऐसे असंख्यात योजन बराबर एक राजू हो जाएगा, और एक योजन बराबर अप्रोक्सीमेटली अपन देख चुके हैं 4000 मील, और एक योजन 4 कोश का ये भी अपन देख चुके हैं। एक कोश 2 मील का होता है और एक मील अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का होता है। तो अपन एक योजन को यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट करके दिखाया है। तो अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक योजन है वो 4 कोश का है, एक कोश है वो 2 मील का, इसलिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए, और जो एक मील है वो 1.5 किलोमीटर का है, इसलिए यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 12 किलोमीटर आ जाएगा। तो एक इन शॉर्ट अपने को इतना याद रखना है कि एक जो लघु योजन है वो 12 किलोमीटर का है, राइट। और फिर प्रमाण योजन बोलो, उसकी महायोजन बोलो, बात एक ही है। तो अपन ने देख चुके हैं कि जो प्रमाण योजन यानी महायोजन है वो कितना है, तो जो 12 किलोमीटर जो अपने को योजन का आंसर मिला लघु योजन का, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, महायोजन मिल जाएगा। जो लघु योजन है उसको 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको महायोजन यानी प्रमाण योजन मिल जाएगा, जो ऑलरेडी अपन 6000 किलोमीटर समझ चुके हैं। तो एक महायोजन बराबर 6000 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट में ये पूरी स्लाइड से इतना याद रखना है
कि एक लघु योजन बराबर 12 किलोमीटर और एक महायोजन बराबर 6000 किलोमीटर। जिससे अपन जहाँ जहाँ जैसे पर्वत, नदी, समुद्र आएंगे, जैसे शरीर की हाइट आएगी, उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे कि हमको यहाँ लघु योजन से समझना है कि महायोजन से समझना है। नेक्स्ट, अब जो अपन राजू समझ रहे थे, तो यहाँ पे राजू को समझाने के लिए आचार्य महाराज ने यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? नमोकार मंत्र एक ग्रंथ है, और नमोकार मंत्र ग्रंथ में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज जी इस समय में 1,00,000 योजन, फर्स्ट समय में 1,00,000 योजन, यानी कोई देवगति का जीव है और वो एक समय दैट मीन्स ये समय यानी सेकेंड मत समझना, समय यानी मिनट मत समझना, समय यानी घंटा मत समझना। समय ये बहुत ही काल का मेजरमेंट करने के लिए सूक्ष्म यूनिट है, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है। यानी समझाने के लिए यह कहा जाता है कि अपन एक बार पलक झपकते हैं उसमें असंख्यात समय चले जाते हैं। तो जब एक बार पलक झपकने में असंख्यात समय चले जाते हैं तो फिर एक समय कितना सूक्ष्म होगा? तो एक समय अति सूक्ष्म होगा। तो पहले एक समय में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो 1,00,000 योजन का डिस्टेंस कवर करता है। कौन? ऐसा स्पीड वाला देव, जो जिस देव की स्पीड कैसी है कि वो एक समय में 1,00,000 योजन डिस्टेंस को कवर करता है, दूसरे समय में वो 2,00,000 योजन की डिस्टेंस को कवर करता है, मीन्स डबल डबल होता जा रहा है। इसी प्रकार हर समय दुगना दुगना गमन करता है, यानी हर बार वो आगे 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 दुगना दुगना गमन करता जाता है। और ऐसे 2.5 सागर यानी 25 कोड़ा कोड़ी उत्तराय पल्ले तक वो लगातार बिना रुके चलता रहे, तब वह क्या आधा राजू चल पाएगा। तो इतना समझ में आया? जो देव है और देव की स्पीड बहुत होती है, तो वो एक समय में कितना 1,00,000 योजन चलेगा, फिर दूसरे समय में 2,00,000 योजन यानी डबल किया। ऐसा प्रति समय ईच एंड एवरी समय में हम डबल डबल करते जाएंगे, और ऐसा करते करते वो नॉन स्टॉप कितने 2.5 सागर यानी 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले तक जब लगातार बिना रुके चलता जाएगा, ठीक है, तब वो सिर्फ आधा राजू कवर कर पाएगा। और इसका अपन डबल करेंगे, इससे जो डबल टाइम पीरियड लगेगा वो हो जाएगा 1 राजू हो जाएगा। इससे 2 गुणा करने पर जो क्षेत्र आया होगा वह 1 राजू का क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। तो 1 राजू का क्षेत्र कितना बड़ा होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना अपने को समझना है। फिर अपने को नेक्स्ट बात समझनी है कि कोई देव है, वो अपने साथ भक्ति करता है। राजू को समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल मिलता है कि कोई देव है जो अपने साथ गैस कर लीजिए कि भक्ति करता है। अब वो देव है, जब आप भक्ति करते समय ताली बजाते हो तो आप एक बार ताली बजाओगे और दोबारा ताली बजाओगे, तो एक बार ताली बजाने के बाद जब दोबारा ताली बजाते हो उसके बीच का जो सूक्ष्म टाइम पीरियड है, उतने टाइम पीरियड में वो देव है पूरे मध्य लोक के समस्त कृत्रिम चैत्यालय की वंदना करके रिटर्न आके दूसरी बार में आपके साथ सेकेंड बार ताली बजा देता है। तो इतनी स्पीड वाला देव, आपको समझ में उसकी स्पीड कितनी, जैसे आप भक्ति करते हो तो नॉन स्टॉप ताली बजाते हो, तो एक बार ताली बजाते जब दोबारा ताली बजाते हो तो उसका टाइम पीरियड तो अपन जज भी नहीं कर पाते, है ना। उतने टाइम पीरियड में वो पूरे मध्य लोक के समस्त कृत्रिम चैत्यालय की वंदना करके फिर आपके साथ क्या हो जाता है? रिटर्न आ जाता है। तो ये जो रिटर्न आ जाता है वो उतनी टाइम पीरियड में वो देव जो इतनी स्पीड वाला देव है वो 6 महीने तक उसकी स्पीड बताइए कि एक ताली बजाए दूसरी ताली बजाए, उतने में तो इतनी वंदना करके आ गया। इतनी स्पीड वाला देव 6 महीने में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हो जाएगा 1 राजू। तो यहाँ 1 राजू कैसे समझाया कि इतनी स्पीड वाला देव 6 महीने में कितना सारा डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो वो 1 राजू कहा जाएगा। तो इस तरह से राजू को अलग अलग तरीके से आचार्य महाराजों ने समझाने का प्रयत्न किया, जिससे अपन विजुलाइज कर सकते हैं, अपन सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि राजू एक डिस्टेंस मेजर करने का बहुत बड़ा यूनिट है। पॉइंट। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर मूव होते हैं, त्रस नाड़ी, जिसको अपने को समझना है।
अब अपन तीन लोग में जो त्रस नाड़ी है उसको समझने का ट्राई करते हैं। त्रस नाड़ी कहाँ पे है? तो आपने जब 2 डायमेंशन डायग्राम देखा होगा तो यहाँ पे सेंटर में ऊपर से नीचे तक एक लाइन होती है, राइट, वो 2 डायमेंशन में होती है। तो अपन समझते हैं कि त्रस नाड़ी यहाँ सेंटर में ही होती होगी, लेकिन त्रस नाड़ी की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो कहाँ पर होती है? तो जो ये त्रस नाड़ी है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे, जो आपने पीछे 7 राजू समझा है कि 3 लोग है, उसकी डेप्थ है वो 7 राजू है। तो 7 राजू है तो ये 7 राजू में त्रस नाड़ी कितने एरिया में है? तो उसको सिंपल समझने के लिए आप मन में विजुअलाइज कर लीजिए कि 7 रूम्स कांस्टेंट है, सीधे 7 एक 1 बाय 1 7 रूम्स है। तो आप आगे से 3 रूम पीछे जाइए, यानी फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम और थर्ड रूम में जाइए, और थर्ड के बाद आपका 4 नंबर का रूम है, और आप पीछे से 3 रूम आगे आइए तो लास्ट का 7, 6 एंड 5, ये पीछे से 3 आगे आए और आगे से 3 पीछे गए। तो बीच का जो चौथे नंबर का जो रूम है, राइट, एक एक रूम को 1 राजू का आप गैस कर लीजिए, और जो 7 राजू उसकी डेप्थ है तो उसमें जो चौथे नंबर का है तो वो चौथे नंबर का क्या हो जाएगा? आपका त्रस नाड़ी हो जाएगी। यानी त्रस नाड़ी कितनी है, कहाँ पर है? तो त्रस नाड़ी एक है, और वो कहाँ पर है? तो 7 राजू जो पीछे डेप्थ है उसमें 3 राजू आगे से पीछे जाइए और पीछे से 3 राजू आगे आइए, तो बीच का जो एक राजू है वहाँ पर त्रस नाड़ी की एग्जैक्ट पोजीशन है। कभी कभी हमने जो 2 डायमेंशन में फोटो देखी होती है 3 लोग की, तो उससे हम यही गैस करते हैं कि जो बीच में त्रस नाड़ी दिखाई है, जो यहाँ पे दिखाई है, वो वहाँ पे ही त्रस नाड़ी होती होगी। नहीं, पर 2 डायमेंशन में दिखाने के लिए यहाँ पे ही दिखा सकते हैं, इसलिए 2 डायमेंशन पिक्चर्स में इधर दिखाते हैं। लेकिन ये 3 डायमेंशन पिक्चर इसीलिए क्रिएट किया गया है जिससे आप त्रस नाड़ी की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर होती है वो आप देख सको, कि पीछे से 3 राजू आगे आओ और आगे से 3 राजू पीछे जाओ, और बीच का जो एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा? त्रस नाड़ी का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो त्रस नाड़ी। तो त्रस नाड़ी को यहाँ पे बीच में से उठा करके यहाँ पे अलग रखी हुई है कि त्रस नाड़ी कैसे दिखेगी, और आप यहाँ पे इस चित्र में भी देख सकते हो, ये पीछे यहाँ से 3 राजू इधर गए और यहाँ से 3 राजू इधर गए, तो बीच का जो 1 राजू का एरिया है उतनी एरिया में क्या है? त्रस नाड़ी की विड्थ है एंड त्रस नाड़ी की डेप्थ है। अब स्थिति कहाँ पर है? तो लोब के बिल्कुल मध्य में। तो लोब के बिल्कुल मध्य में यानी लोब जो 7 राजू का है, पीछे उसकी जो डेप्थ 7 राजू की है उसके एग्जैक्ट सेंटर में, तो 3 आगे से 3 पीछे से, बीच का जो एरिया है वो अपना क्या हो गया? त्रस नाड़ी का हो गया। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई यहाँ पे बोली है, वैसे लोब की पूरी हाइट तो 14 राजू की है, 14 राजू उत्तंगना, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया ऊंचाई? कुछ कम 13 राजू। तो यहाँ 13 राजू में भी कुछ कम क्यों किया? ऐसा क्या हुआ कि जहाँ पे त्रस नाड़ी नहीं है? तो उसको अपन बाद में समझेंगे नेक्स्ट टाइम में कि कुछ कम 13 राजू कैसे हुआ, राइट। फिर उसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई उसकी 1 राजू की है, और उसकी चौड़ाई कितनी है? तो उसकी चौड़ाई 1 राजू की है। अब घनफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? उसकी हाइट है कुछ कम 13 राजू, ठीक, और उसकी जो विड्थ है वो 1 राजू, और उसकी जो डेप्थ है वो भी 1 राजू। तो L इंटू बी इंटू एच करोगे तो कुछ कम 13 राजू इंटू 1 इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? कुछ कम 13 राजू। तो लोब का जो घनफल, त्रस नाड़ी का जो घनफल आएगा वो कुछ कम 13 घन राजू आंसर आएगा। ये बहुत समझना इजी है। जो ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, कुछ कम 13 राजू इंटू 1 इंटू 1, तो इसका तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर कुछ कम 13 घन राजू आ जाएगा। तो ये त्रस नाड़ी का अपने को क्या मिल गया? घनफल मिल गया। अब यहाँ पे लिखा है आकार कैसा है, तो समझाने के लिए यहाँ लिखा है कि जैसे ट्यूबलाइट का खोखा होता है, आपने ट्यूबलाइट रखने का खोखा देखा होगा, तो वह कैसा होता है? उसकी हाइट बहुत अच्छी होती है, हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जो विड्थ होती है, विड्थ कम होती है, और उसकी डेप्थ भी कम होती है। यानी विड्थ एंड डेप्थ सेम होती है जो ट्यूबलाइट रखने का जो खोखा होता है उसकी, और उसकी हाइट ज़्यादा होती है। तो वैसे ही त्रस नाड़ी है कि उसकी हाइट तो कुछ कम 13 राजू है,
कि ट्यूबलाइट का जो खोखा होता है वैसे त्रस नाड़ी की सिचुएशन त्रस नाड़ी दिखती है। आप लोगों को त्रस नाड़ी की एग्जैक्ट पोजीशन समझ में आ गई होगी कि जहाँ पे 2 डायमेंशन में देखी जाती है वहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं होती है, वो पीछे 3 राजू जाके पीछे जो 4th राजू का एरिया है और पीछे से जब 3 राजू आगे आएंगे तो बीच का जो 1 राजू का एरिया है वहाँ पे त्रस नाड़ी की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट अब जो कुछ कम 13 राजू अपन ने समझा था, वो कुछ कम 13 राजू कैसे हुए उसको समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है त्रस नाड़ी की ऊंचाई। अब त्रस नाड़ी है उसको त्रस नाली भी बोल सकते हैं। वहाँ पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है त्रस नाली की ऊंचाई, तो आप उसको डरना मत। चाहे शास्त्र में दोनों प्रकार के शब्द आते हैं, त्रस नाड़ी अथवा त्रस नाली, दोनों एक ही बात है। अब त्रस नाड़ी है वहाँ पे कहाँ जीव नहीं पाए जाते। जब अपन इतना समझ लेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि कुछ कम 13 घन राजू क्यों बोला है। अब त्रस नाड़ी शब्द से ही समझ में आता है कि जहाँ पे त्रस जीव पाए जाते होंगे उसे त्रस नाड़ी कहते हैं। ठीक है, अब त्रस जीव पाए जाते हैं उसका मतलब क्या स्थावर जीव नहीं पाए जाते होंगे? तो स्थावर जीव है वो तो पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन जो त्रस जीव है वो त्रस जीव कहाँ पे पाए जाते हैं? सिर्फ त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं। इसका प्रीवियस डायग्राम करो। देखो ये जो पूरे 3 लोग हैं उसमें से यहाँ पे जो 2 डायमेंशन में यहाँ पे जो त्रस नाड़ी बताइए उसकी पोजीशन आप एग्जैक्ट तो समझ गए कि वो कहाँ होती है। तो ये जो पूरी त्रस नाड़ी है उस त्रस नाड़ी में त्रस जीव ठसाठस भरे हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या कह दिया? त्रस जीव। तो उसका मतलब ये त्रस जीव है वो बाहर का जो ये लोक है उसको स्थावर लोक बोलते हैं। ये त्रस नाड़ी के अलावा जो एरिया रिमेनिंग है ये सारे रिमेनिंग एरिया को स्थावर लोक बोलते हैं। तो स्थावर लोक बोलते हैं तो फिर बात आई कि क्या यहाँ के जो स्थावर जीव है क्या त्रस नाड़ी में नहीं होते? तो स्थावर जीव तो तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं, वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन जो त्रस जीव है वो ये त्रस नाड़ी में होते हैं। तो यहाँ त्रस जीव की बहुलता होने से इसको त्रस नाड़ी बोल दी। और ये जो पूरा एरिया है जिसको अपन स्थावर लोक बोलते हैं वो स्थावर जीव वहाँ पे पाए जाते हैं और यहाँ पे भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे त्रस जीव नहीं पाए जाते, इसलिए उस एरिया को स्थावर लोक कह दिया और इस एरिया को त्रस नाड़ी कह दिया। अब हमको ये समझना था कि कुछ कम 13 घन राजू क्यों बोला गया, तो ऐसा क्या है जिससे हम समझ पाए। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कुछ कम 13 राजू कैसे हैं। थोड़ा एक बार प्रीवियस आ जाओ। सबसे पहले लिखा है कि अधोलोक में त्रस जीव कहाँ नहीं रहते। तो अपन पहले ये समझ ले कि कहाँ पे त्रस जीव नहीं रहते और उतना अपन माइनस कर देंगे तो अपना आंसर कुछ कम 13 घन राजू आ जाएगी, क्योंकि त्रस नाड़ी की हाइट कुछ कम 13 घन राजू है। उसका मतलब कोई ऐसा पोर्शन है जहाँ पे त्रस जीव नहीं रहते। तो अपन ये समझ लें कि कहाँ पे नहीं रहते हैं। तो अधोलोक में त्रस जीव कहाँ नहीं रहते? तो सबसे पहले लिख दिया 7वीं पृथ्वी के मध्य भाग के बाद, यानी जो अपना 3 लोक है उसमें जो 7वीं नंबर की पृथ्वी है उसका जो बीच का एरिया है, यानी जैसे सपोज 7वीं पृथ्वी इतनी है तो उसका इतना आधा एरिया है, तो आधा एरिया ऊपर से नीचे आएंगे, फर्स्ट नरक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, 7। तो जो ऊपर से जैसे सपोज ये 7वीं नरक पे आप पहुँचे तो 7वीं नरक का आधा पोर्शन है वहाँ तक तो त्रस जीव रहते हैं, लेकिन इस 7वीं नरक के आधे पोर्शन की जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पे त्रस जीव नहीं रहते। दैट मीन्स त्रस नाड़ी की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो भी कहाँ तक है कि 7वें नरक के आधे तक। ठीक है, वो येलो वाला डायग्राम कर दीजिए, 3 लोग और फाइन। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो त्रस नाड़ी है तो वो त्रस नाड़ी कहाँ तक मिलेगी? जैसे ये 7वां नरक है तो ये 7वां नरक के आप आधा कर लीजिए तो आधे तक ही त्रस नाड़ी होगी। जैसे ये त्रस नाड़ी आएंगे तो वे कहाँ तक होगी? ये आधे तक ही त्रस नाड़ी होगी। मीन्स त्रस जीव है वो सिर्फ ऊपर से लेके यहाँ पे अधोलोक में सिर्फ आधे तक पाए जाते हैं। तो आपको डायग्राम से समझ में आ गया कि त्रस जीव
कहाँ तक पाए जाते हैं? तो अधोलोक में कहाँ तक? तो ऊपर से लेके ये आधे तक ही त्रस्त जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा बोला कि एक राज्य जो कलकल नाम का स्थावर लोक है वहां पर भी त्रस्त जीव नहीं पाए जाते, तो उसको अपन डायग्राम में देखते हैं कि ये कहाँ पर है। प्रीवियस डायग्राम को तो ये आप देख रहे हो, ये कलकल पृथ्वी है। क्या है? कलकल पृथ्वी। ये तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये आपके क्या हो गए? नरक हो गए, राइट। और ये आपका क्या है? स्थावर लोक, जिसको अपन निगोद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे त्रस्त जीव नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्थावर जीव पाए जाते हैं। तो कितना एरिया अपना कैंसिल हो गया? ये 7वें नरक का आधा और ये निगोद स्थावर लोक जिसको अपन बोलते हैं, वो पूरा एरिया में त्रस्त जीव नहीं पाए जाते, राइट। आपको फिर से समझा दे, ये अधोलोक जो है उसमें ये 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड 7 ये जो 7 नरक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है ड्राइंग में। ये जो बीच में रेड कलर की जो आपको लाइन दिख रही है, वो रेड कलर की लाइन इधर आएगी, यानी जो 7 वो लाइन वो इंडिकेट कर रही है कि जो 7वें नरक का जो आधा पोर्शन है वहाँ तक ही त्रस्त जीव पाए जाते हैं। ये यहाँ से नीचे आधा और ये स्थावर लोक, इसमें त्रस्त जीव नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्थावर लोक है, वो एक राज्य का है। तो एक राज्य तो पूरा यही हो गया। तो 14 राज्यों में से एक राज्य तो अब यही माइनस कर दो कि ये एक राज्य एरिया में तो त्रस्त जीव पाए नहीं जाते। अब आपका आंसर क्या आ गया? 13 राज्य। अब 13 राज्यों में भी कुछ कम है, तो कुछ कम तो ये वाला कम हुआ, और दूसरा अपन समझते हैं कि क्या कम हुआ। नेक्स्ट नीचे क्या लिखा है? नीचे 3999% यूजर, अर्थात यहाँ पे लिखिए फिगर 3,19,94,666 इतने धनुष में त्रस्त जीव नहीं होते हैं। यानी एक तो यहाँ पूरा फिगर आचार्य महाराज कितने महान थे कि उन्होंने पूरा काउंट करके दिया है कि नीचे अधोलोक में से हमको कितना माइनस करना है, अधोलोक के कितने एरिया में त्रस्त जीव नहीं होता है। तो उन्होंने फिगर दे दी कि 3,19,94,666 सही 2/3, ठीक है, 2/3 इतने एक धनुष एरिया में त्रस्त जीव अधोलोक में नहीं पाए जाते। तो उन्होंने ये पूरा अपने को काउंट करके बताया। अब और कौन से एरिया है जहाँ पे त्रस्त जीव नहीं पाए जाते? ये तो अपन ने अधोलोक का समझा, राइट। ये जो फिगर आई वो अधोलोक के जो एरिया है जहाँ पे त्रस्त जीव नहीं पाए जाते उसकी फिगर आई। अब ऊर्ध्वलोक में कहाँ पे त्रस्त जीव नहीं पाए जाते? तो उसको अपन यहाँ पे समझते हैं कि ऊर्ध्वलोक में त्रस्त जीव कहाँ नहीं रहते। तो सबसे पहले बोला सर्वर सिद्धि विमान से ईसत प्रादभाग का अंतर 12 योजन है। दैट मीन्स 12 योजन को यहाँ धनुष में कन्वर्ट किया है, तो वो 96,000 धनुष हो जाएंगे। तो अब सर्वर सिद्धि विमान कहाँ है, ईसत प्रादभाग क्या है, ये अपन डायग्राम में समझते हैं। फाइन, इसको थोड़ा जूम करो ऊपर का, ये वाला इसको टॉप पे और ठीक। फाइन, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है उसको क्या बोला है? ईसत प्रादभाग पृथ्वी। आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, ये जो आपकी लाइन है उसको बोले ईसत प्रादभाग पृथ्वी। और वो क्या बोला था अभी कि जो ईसत प्रादभाग पृथ्वी है वो सर्वर सिद्धि विमान से 12 योजन डिस्टेंस वाली है। तो ये आपका सर्वर सिद्धि का विमान है। ये जो लाइन है वो सर्वर सिद्धि का विमान यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका 12 योजन का क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। तो सर्वर सिद्धि विमान के ध्वज दंड से 12 योजन, ये सर्वर सिद्धि विमान का एक ध्वज दंड है, ये आपको ध्वजा जैसा दिख रहा है, ये ध्वज दंड है। और ये जो दिख रहा है बीच का डिस्टेंस, वो बीच का डिस्टेंस 12 योजन का है। और थोड़ा जूम कर दीजिए जिससे समझने में इजी हो जाए।
ध्वजा जैसा बना है, और उसके ऊपर से ये लाइन तक आपको 12 योजन का क्या है डिस्टेंस है। तो सर्वसिद्धि विमान की ध्वज दंड से 12 योजन की डिस्टेंस पर आपको ईसत प्राग्वा नाम की पृथ्वी मिलेगी। ये लिखा हुआ ईसत प्राग्वा पृथ्वी 12 योजन का अंतर है। तो ये 12 योजन के अंतराल पे ईसत प्राग्वा नाम की पृथ्वी मिलेगी। तो ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में भी त्रसजीव नहीं पाए जाते। अब देखते हैं और कहाँ नहीं पाए जाते। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ठीक है। अब लिखा है कि जो ईसत प्राग्वा जो पृथ्वी है उसकी मोटाई 8 योजन यानी 64,000 धनुष की है। ठीक है, तो ये जो 64,000 धनुष की जो मोटाई है वहां पे भी त्रसजीव नहीं पाए जाते। तो उसको अपन डायग्राम से समझेंगे उसको। और तीसरा इन्होंने बताया कि तीनों शिखरवर्ती वात वलय, यानी जो वात वलय है वो अभी हम डायग्राम में दिखा रहे हैं। सिर्फ आप मन में 3 चीजें रख लीजिए। सबसे पहला तो मैंने बता दिया, सर्वसिद्धि विमान का ध्वजदंड से ईशात प्राग्वा जो पृथ्वी है उसका जो बीच का गैप जो 12 योजन का है, यानी उसको धनुष में देखें तो 96,000 धनुष का है, वहां पे त्रसजीव नहीं होते। दूसरे कहाँ पे, तो जो ईसत प्राग्वा पृथ्वी है वो भी 8 योजन उसकी विड्थ है, और वो 8 योजन यानी 64,000 धनुष हो जाएगा, तो उसमें भी त्रसजीव नहीं पाए जाते। और लास्ट में बताया कि जो तीनों शिखरवर्ती वात वलय है उसको हम अभी डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। वो 2 कोश के, एक घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय, 2 कोश, 4 कोश और 1575 धनुष। 2 कोश में यहाँ धनुष में किया तो 4000, 1 कोश को धनुष में किया तो 2000 धनुष, और तीसरे वात वलय 1575 धनुष। तो ये जो तीनों वात वलय है वो जितने एरिया में वात वलय है उतने एरिया में भी त्रसजीव नहीं पाए जाते। अब अपन प्रीवियस फिगर पे आ जाओ, उसमें बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। इसको जूम कर देते हैं। और थोड़ा जूम कर दो। ठीक, ये आपका सर्वसिद्धि विमान का ध्वजदंड, उसके बीच का 12 योजन का गैप, दैट मीन्स 96,000 धनुष, यहाँ पे त्रसजीव नहीं पाए जाते। फिर ये जो ईसत प्राग्वा पृथ्वी है, ठीक है, ईसत प्राग्वा पृथ्वी की जो विड्थ है वो कितनी है, तो ईसत प्राग्वा पृथ्वी की विड्थ 8 योजन की है। 8 योजन का जो एरिया है वहाँ पे भी त्रसजीव नहीं पाए जाते। और फिर बोला था तीनों शिखरवर्ती वात वलय। तीनों शिखरवर्ती क्यों बोला, टॉप का एरिया, यानी वात वलय तो सभी जगह है, आप चारों डायरेक्शन में देख सकते हो, सभी ओर से लोग को वात वलय घेरे हुए हैं, वो अपन वात वलय समझेंगे। तब वात वलय क्या होता है वो अपन नेक्स्ट समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो तीनों वात वलय जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है और ये जो रेड कलर में दिख रहा है, ये जो तीनों वात वलय है, तो ये तीनों वात वलय का कितना एरिया है, तो ये जो घनोदधि वात वलय उसका 4000 धनुष, ये घन वात वलय उसका 2000 धनुष, और ये ऊपर सबसे ऊपर जो तनु वात वलय है उसका 1575 धनुष। ठीक है, तो इतने तीनों वात वलय का जो डिस्टेंस है, ये तीनों वात वलय में भी त्रसजीव नहीं पाए जाते। तो आप समझ गए होंगे ये तीनों वात वलय में नहीं पाए जाते। जितनी ईसत प्राग्वा पृथ्वी की मोटाई है उतने 8 योजन एरिया में नहीं पाए जाते। और ये जो विमान के वात का और ईसत प्राग्वा की पृथ्वी के बीच का जो कितना अंतर है, 12 योजन का अंतर है, उसमें भी त्रसजीव नहीं पाए जाते। तो हमने ये ऊर्ध्वलोक में त्रसजीव कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते वो समझा, और इसके पहले अपन ने अधोलोक में त्रसजीव कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते उसको समझा। अब दोनों का प्लस कर देते हैं तो अपने को एक प्रॉपर फिगर मिल जाएगा। तो अब अपन ने जो अधोलोक में देखा था उसको यहाँ लिख दिया, 3,90,94,666 2/3 इतने धनुष एरिया में अधोलोक में त्रसजीव नहीं पाए जाते।
अब जो ऊर्ध्व लोक का एरिया था उसको यहाँ पे अपन पुट करते हैं कि सबसे पहले जो वैल्यूजन का जो डिस्टेंस है दैट मीन्स उसको धनुष में कन्वर्ट कर दिया। तो 96,000 धनुष, जो ईसत प्रकार की जो मोटाई थी उसको धनुष में कन्वर्ट किया दैट मीन्स 64,000 धनुष। और ये जो तीनों शिखरवर्ती बात वाले थे तो ये दो कोस दैट मीन्स 4,000, ये 2,000 और ये 1575, तो 4,000, 2,000, 1575 ये सबका अपन ने प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो 7575 धनुष हो जाएगा। तो ये तीनों का प्लस 7575, ये 64,000 धनुष यहाँ से पुट किए, 96,000 धनुष यहाँ से पुट किए। तो आपको समझ में आ गया। अब ये तीनों का प्लस ये अधोलोक का त्रयजीव कहाँ नहीं पाए जाते, तो अधोलोक की त्रयजीव कहाँ नहीं पाए जाते, प्लस ऊर्ध्वलोक की त्रयजीव कहाँ नहीं पाए जाते। ये दोनों का प्लस करने पर ये फिगर आपके सामने आ जाएगी 3,21,62,241 2/3। ठीक है, इतने धनुष कम 13 राजू, इतनी त्रस नाड़ी ऊंची होती है। यानी जो 14 राजू की त्रस नाड़ी थी उसमें से लिखा है कुछ कम 13 राजू, तो कुछ कम कितना, तो ये आचार्य महाराज जी ने तीनों पन्नति में बता दी कि 3,21,62,241 सहित 2/3 धनुष कम कर दीजिए 13 राजू नहीं, उतनी ऊंची आपकी पूरी त्रस नाड़ी है। तो इतना आप लोगों को त्रस नाड़ी के बारे में समझ आ गया होगा। अब अपन त्रस नाड़ी में थोड़ी बातें और समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा है त्रस, तो त्रस जीव होते हैं इस त्रस नाड़ी से बाहर नहीं रहते। ऑलरेडी हम समझा चुके हैं कि त्रस जीव त्रस नाड़ी से बाहर नहीं रहते हैं, इसलिए वो त्रस नाड़ी नाम से प्रसिद्ध है। फिर स्थावर, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्थावर जीव है वो इस लोक में सर्वत्र पाए जाते हैं और वहाँ भी सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पे स्थावर जीव न पाए जाते हैं। बादर जीव, तो बादर जीव वो सिर्फ त्रस नाड़ी में रहते हैं। और तेजसकाई दैट मीन्स अग्निकायिक जीव, तो अग्निकायिक जीव है वो तेजसकायिक जीव सिर्फ कर्म भूमियों में ही पाए जाते हैं। अब ये कर्म भूमि क्या होती है वो अपन जब आगे जम्बूद्वीप समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कर्म भूमि क्या होती है। आप अपन सभी लोग भी कर्म भूमि के जीव हैं। तो जो अग्निकायिक जीव है वो सिर्फ कर्म भूमि में पाए जाते हैं। और जो पांचों काय दैट मीन्स अपने को याद है, पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय, वायु काय और अग्नि काय, ये जो पांचों काय है तो वो कहाँ, तो अधोलोक में और जो पवनवासियों के विमानों में पांचों कायों के जीव पाए जाते हैं, लेकिन स्वर्ग लोक में नहीं पाए जाते। ये स्पेशल रूल्स है। ये मीन्स कहाँ पे कौन से जीव पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, ये इस स्लाइड के थ्रू अपन ने समझ लिया। तो जो अधोलोक है और भवनवासियों के विमान, तो ये जब अपन नरक गति अधोलोक को समझेंगे डीप में तब आपको दिखाएंगे कि भवनवासियों के विमान कहाँ पर होते हैं। सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए आप याद रख लीजिए कि अधोलोक और भवनवासियों के जो विमान होते हैं उसमें पांचों कायों के जीव पाए जाते हैं, लेकिन जो स्वर्ग होते हैं उसमें नहीं पाए जाते। अब एक नीचे पॉइंट लिखा है विशेष, तो समुद्गत एवं उत्पाद अवस्था में त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाए जाते हैं। ये कौन सी कंडीशन है, अभी तो बोल दिया कि त्रस जीव होते हैं वो त्रस नाली के बाहर नहीं निकलते, और यहाँ पे फिर से कुछ और विशेष बोला जाता है। तो ये अपवाद केस है, ये स्पेशल केसेस कहे जाते हैं। तो ये स्पेशल केस में क्या बोला, दो कंडीशन बोली, जब समुद्गत होता है और जब उत्पाद अवस्था होती है। ये दो अवस्था में ऐसा कहा जा सकता है कि त्रस जीव है वो त्रस नाड़ी को छोड़कर बाहर यानी स्थावर लोक में गए थे। तो ये समुद्गत क्या है, ये उत्पाद क्या है, उसको अपन शॉर्ट में समझने का ट्राई करते हैं। आपने समुद्गत शब्द जरूर सुना होगा। समुद्गत यानी मानंतिक समुद्गत, केवली समुद्गत, ठीक है। तो ये जो समुद्गत होता है उस सिचुएशन में त्रस जीव है वो त्रस नाड़ी छोड़ के जो मैंने बाहर का रिमेनिंग एरिया था वहाँ पे भी जाते हैं। तो जैसे अपन मानंतिक समुद्गत के बारे में समझते हैं शॉर्ट में, जैसे कोई जीव मानंतिक समुद्गत करता है दैट मीन्स कोई जीव है वो बिल्कुल एंड एज है उसकी और वो मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक है और तड़प रहा है, वो
ऐसे परिणाम चल रहा है कि अब इस आयु मेरी पूरी होगी, अब मेरा कहाँ जन्म होगा, अब मेरा क्या होगा, मेरा जन्म कहाँ होने वाला है, उस प्रकार के यदि उस जीव में परिणाम चलते हैं तो उस समय वो जीव मानसिक समुद्घात करता है। और उस समय उस जीव के जो आत्म प्रदेश है, तो वह आत्म प्रदेश, उसका शरीर तो इधर है, अभी वो जिंदा है, राइट, लेकिन वो चिंता उसके मन में उस टाइप के विकल्प परिणाम चल रहे हैं, तो उस समय उसकी बॉडी के आत्म प्रदेश, उसका नेक्स्ट जन्म जहाँ पे होना है उस भूमि को टच करके वापस आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड मानसिक समुद्घात। समुद्घात का मतलब ये होता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस बात का प्रूफ कराने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उसका शरीर तो इधर है, लेकिन उसका आत्म प्रदेश जहाँ उसका जन्म होना है वहाँ पे टच करके वापस आ जाते हैं। तो ये कहा जाता है मानसिक समुद्घात, यानी मरण के नजदीक है, लेकिन उसके मन में जो आकुलता, व्याकुलता, संकल्प विकल्प है कि मेरा जन्म कहाँ होगा, तो उस समय उसके आत्म प्रदेश शरीर से दूर होकर के वहाँ टच करके वापस आ जाते हैं। और ये समय बहुत ही सूक्ष्म होता है, कोई जज नहीं कर पाता। और इस समय मानसिक समुद्घात में बोला कि मानसिक समुद्घात में ये भी पॉसिबिलिटी है कि त्रस नाड़ी के त्रस जीव बाहर निकलते हैं। तो मानसिक समुद्घात में त्रस नाड़ी के त्रस जीव बाहर कैसे निकलेंगे? तो किसी जीव ने, सपोज यहाँ का जीव है, उसने मानसिक समुद्घात किया, राइट, और उसका जन्म इस आयु को छोड़ करके उसका नेक्स्ट जन्म सपोज स्थावर लोक में होना है। तो स्थावर लोक में जब उसका जन्म होना है तो उसको वो अभी किस पर्याय में है? त्रस पर्याय में है, राइट। और यहाँ से उसके आत्म प्रदेश वो अभी त्रस पर्याय में है, तो वो त्रस पर्याय रिलेटेड जो उसकी बॉडी के जो आत्म प्रदेश है वो कहाँ जाएंगे? स्थावर लोक में जाएंगे। और स्थावर लोक में जहाँ टच होना है, जहाँ जन्म होना है, वहाँ टच करके वो वापस आते हैं। तो इस अपेक्षा से, ये अपेक्षा लगानी है, इस अपेक्षा से आप कह सकते हो कि उस त्रस जीव के आत्म प्रदेश त्रस नाड़ी से बाहर निकल करके स्थावर लोक में गए थे और वापस आ गए। ये समय अति सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन इस अपेक्षा यानी अपने आचार्य महाराज का ज्ञान कितना सूक्ष्म है, उन्होंने कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को भी यहाँ काम किया है कि इतने सूक्ष्म टाइम पीरियड द्वारा कोई जीव यदि अपना मानसिक समुद्घात करता है और उस समय उसका जन्म स्थावर लोक में होना है, तो वो त्रस नाड़ी को, उसके त्रस जीव के आत्म प्रदेश वहाँ पर टच करके वापस आते हैं। उस अपेक्षा से बोल दिया कि त्रस जीव उतने समय त्रस नाड़ी के बाहर जाते हैं। तो आपको मैं एक बार पिक्चर से समझाती हूँ, डायग्राम में। फाइन, ये त्रस नाड़ी है, राइट। अब क्या बोला कि कोई जीव है, मध्य लोक का कोई जीव है, यहाँ से मानसिक समुद्घात करता है, दैट मीन्स उसका मरण होने वाला है। अब वो चिंता में है कि मेरा जन्म कहाँ होगा। गैस कर लीजिए कि उसका जन्म यहाँ पे स्थावर लोक में होना है, ठीक है। तो स्थावर लोक तो त्रस नाड़ी के बाहर है। अब उसका जन्म यहाँ होना है, तो वो जीव क्या करेगा? वो जीव के जो आत्म प्रदेश है वो अभी त्रस पर्याय में है, तो वो त्रस जीव के जो आत्म प्रदेश है वो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टच करके वापस आ जाएंगे। तो उस अपेक्षा से बोला कि त्रस जीव के त्रस आत्म प्रदेश यहाँ त्रस नाड़ी का उल्लंघन करके स्थावर लोक में गए और रिटर्न आ गए। तो ये समय अति सूक्ष्म होता है, लेकिन इतने टाइम पीरियड के दौरान वो बाहर जाते आते। तो इस अपेक्षा से आचार्य महाराज ने समझा दिया कि त्रस जीव ऐसी सिचुएशन में, मानसिक समुद्घात की सिचुएशन में भी त्रस नाड़ी के बाहर जा सकते हैं, लेकिन यदि उस जीव का जन्म स्थावर लोक में होना हो तब। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है केवली समुद्घात। तो केवली समुद्घात को अपन समझने का ट्राई करते हैं। तो केवली समुद्घात क्या होता है? ये शब्द सभी ने सुना होगा। तो केवली समुद्घात मतलब भगवान होते हैं, अरिहंत भगवान, उनके जब आयु होती है वो बहुत कम बचती है और उनके कर्मों की स्थिति ज़्यादा बचती है। आयु कम, कर्मों की स्थिति ज़्यादा, तो फिर आयु पूरी हो जाएगी तो वो रिमेनिंग कर्मों को कौन भोगेगा? तो इसलिए उस समय भगवान केवली समुद्घात करते हैं, ठीक है। तो केवली समुद्घात में क्या प्रोसेस होती है कि जितनी आयु है तो उस कर्मों की स्थिति ज़्यादा है, तो वो कर्मों की स्थिति कम करके आयु के बराबर की जाती है, राइट। तो वो कर्मों की स्थिति कम करने के लिए उस समय केवली समुद्घात करते हैं। और केवली समुद्घात में जो भगवान की बॉडी के जो आत्म प्रदेश है वो कहाँ पे फैल जाते हैं? तीनों लोकों में फैल जाते हैं।
तीनों लोकों में सर्वत्र उनके आत्मा प्रदेश फैल जाते हैं। जब सर्वत्र फैल जाते हैं उसका मतलब वो उनके आत्मा प्रदेश कहाँ पे गए थे? स्थावर लोक में भी गए थे, त्रस नाड़ी की बाउंड्री के बाहर भी गए थे, राइट। तो इससे भी कहा जाता है कि केवली समुद्घात होता है उस अपेक्षा से, उस सिचुएशन में भगवान की बॉडी के आत्म प्रदेश यानी त्रस जीव के आत्म प्रदेश त्रस नाड़ी के बाहर गए थे। एक बार डायग्राम में फिर से आ जाइए। सपोज यहाँ पे विदेह क्षेत्र में कोई तीर्थंकर भगवान है, वहाँ पे हमेशा चतुर्थकाल होता है, वहाँ पे भगवान ने केवली समुद्घात किया। तो केवली समुद्घात करेंगे तो ये जो तीनों लोक हैं, चाहे स्थावर लोक हो चाहे त्रस नाड़ी, तीनों लोकों में सभी प्रदेशों में उनके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। तो उनके आत्म प्रदेश जब फैल जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी जाएंगे, और यहाँ पे गए तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो त्रस नाड़ी से उनके आत्म प्रदेश कहाँ पे गए? स्थावर लोक में गए, त्रस नाड़ी के बाहर गए। तो ये महानांतिक समुद्घात और केवली समुद्घात दोनों आपने समझ लिए। ये दोनों सिचुएशन में त्रस जीव के आत्मा प्रदेश बाहर जाके वापस आ जाते हैं, राइट। तो उतना टाइम पीरियड दौरान, उतने टाइम ड्यूरेशन को हम ये कह सकते हैं कि इतने टाइम ड्यूरेशन के दरमियान वो क्या हो गए? त्रस जीव त्रस नाड़ी का उल्लंघन करके कहाँ पे गए थे? स्थावर लोक में भी गए थे। तो इतना आपको समझ में आ गया। और आप सोचिए कि कोई विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थकाल रहता है और वहाँ पे केवली भगवान का जब आत्म प्रदेश सर्वत्र व्याप्त होता होगा, तो क्या आपके भरत क्षेत्र में और आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ आपको उनकी बॉडी के आत्म प्रदेश टच होते होंगे कि नहीं? तो डेफिनेटली होते होंगे, लेकिन वो टाइम पीरियड इतना सूक्ष्म है और अपनी इतनी विशुद्धि लेवल इतना हाई नहीं होता। अपन पता नहीं दुनिया के कौन से गोरख धंधे में लगे होते हैं कि भगवान की बॉडी के आत्म प्रदेश हमको टच होके भी निकलते जाते होंगे। उस समय हमको सुख शांति का भी अनुभव होता होगा, लेकिन उसको हम फील नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं हमारा उपयोग कहीं और लगा हुआ है। तो वो आत्म प्रदेश जब पूरे सर्वत्र व्याप्त होते हैं तो डेफिनेटली अपन सभी जीवों को वो टच करके निकलते होंगे। तो इस प्रकार केवली समुद्घात होता है, वो आपने समझ लिया। तो समुद्घात आपको समझ में आ गया कि समुद्घात की सिचुएशन में त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर किस प्रकार से और कितने टाइम ड्यूरेशन, बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जाते हैं, बहुत सूक्ष्म समय है और उतने में वापस आ जाते हैं। और एक और शब्द था कि उत्पाद, उत्पाद की सिचुएशन में स्लाइड पे आ जाइए। फाइन, दूसरा वर्ड था उत्पाद अवस्था में भी त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर जाते हैं। तो उत्पाद अवस्था दैट मीन्स आप ये समझ लो कि कोई जीव है वो स्थावर लोक में, कहाँ पर है? स्थावर लोक में, और उसकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद उसका नेक्स्ट जन्म कहाँ पे होना है? त्रस नाड़ी में होना है, त्रस नाड़ी में होना है, त्रस लोक में होना है। तो फिर उसका क्या होगा? तो वो जीव क्या करेगा कि उसकी नई आयु तो कहाँ की है? त्रस नाड़ी की है, त्रस नाड़ी में उसको आना है, और उसको गमन करने में कितना टाइम लगता है? एक समय, एकम द्वौ त्रिम वानरकः, ये अपने तत्व सूत्र में सूत्र पढ़ा है, मैक्सिमम 3 समय लगते हैं, राइट। तो वह एक समय में स्थावर लोक से त्रस नाड़ी में आ जाएगा। तो अब जब स्थावर जीव है, स्थावर लोक में से उसकी डेथ हुई, तो उसके आत्म प्रदेश कौन से है? ठीक है, वो स्थावर लोक से जब जीव त्रस नाड़ी में आएगा और त्रस पर्याय को धारण करेगा, तो उसके बीच का जो एक समय का टाइम पीरियड है, तो उस अपेक्षा से बोल दिया कि क्या हो गया? ये उत्पाद की सिचुएशन में त्रस जीव थे वो त्रस नाड़ी के बाहर गए थे। तो स्थावर लोक का जीव जब डेथ करके, उसकी डेथ होकर के वो कहाँ पे आएगा? त्रस नाड़ी में आएगा। तो इस सिचुएशन के टाइम पीरियड के दौरान यहाँ बता दिया कि उत्पाद अवस्था में त्रस जीव होते हैं वो त्रस नाड़ी के बाहर जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उत्पाद और समुद्घात अवस्था में त्रस जीव कैसे त्रस नाड़ी के बाहर जाते हैं। अब अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक बात वलय समझेंगे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे लोक के चारों ओर के वलय। अभी मैंने जब त्रस नाड़ी एक्सप्लेन की थी, त्रस नाड़ी में कुछ कम 13 राजू बताया था, तब मैंने एक वर्ड बोला था तीनों शिखरवर्ती बात वलय। तो हमने बोला था कि बात वलय अपन बाद में समझेंगे, उसी बात वलय को अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ये बात वलय दैट मीन्स व्हाट? बात वलय का मतलब होता है कि हवा है,
ठीक है। और वो हवा कैसी है, जैसे अपने यहाँ फ्लो होती है हवा, है ना, बहती है हवा, वैसी वहाँ पे नहीं होती। ये जो हवा होता है वो हवा स्थिर होती है, ठीक है, स्थिर स्वभाव वाली ये हवा होती है। और बात वाले होते हैं तो वो लोक है, पूरा जो लोक का अपन मैप देखते हैं तो ये लोक का बेस क्या है, लोक किस आधार पर टिका है। जैसे अभी आप बैठे हो तो आप यदि चेयर पे बैठे हो तो आप किस आधार पे हो, चेयर पर, चेयर आपका आधार है, चेयर किस आधार पर है, तो जमीन पर। इस तरह से कोई ना कोई बेस होता है। तो ये जो लोक है तो लोक का बेस क्या है, तो लोक का बेस पूरा क्या है, ये जो बात वलय है वो लोक का बेस है, ठीक है। जैसे सपोज ये मेरी बुक है तो बुक का बेस क्या है, तो ये चौकी, ये जो टेबल है वो उसका बेस होगा। इसी तरह से ये जो पूरा लोक का जो पुरुषाकार मैप अपन देखते हैं तो वो किस आधार पर टिका है, उसको टिकाने वाली चीज़ कौन सी है, तो उसको टिकाने वाली चीज़ है जिसको कहा जाता है वात वलय। तो उसको टिकाने वाली चीज़ वात वलय, दैट मीन्स हवा। तो ये हवा होती है वो इतने बड़े 3 लोग, 14 राजू ऊंचा, 7 राजू उसकी डेप्थ, ठीक है, इतने बड़े लोग को वो कैसे हवा टिकाएगी। तो आप समझना, उसको समझाने के लिए ये एक एग्जाम्पल देती हूँ। अपने को सुन के बड़ा अजीब लगता है कि इतना 14 राजू ऊंचे लोग को टिकाने वाली वो हवा है, वो 3 प्रकार की हवा यहाँ पे बता दी। तो ये 3 प्रकार की हवा वो इतने बड़े लोग को टिकाएगी। तो हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा भारी ट्रक है, तो जो बहुत बड़ा भारी ट्रक है तो वो किस बेस पे टिका रहता है, ट्रक है, तो उसको ट्रक को टिकाने वाली चीज़ कौन है, उसका टायर होता है। और टायर में क्या होती है, हवा होती है। तो वो टायर में जो हवा होती है उसके बेस पे पूरा ट्रक टिका हुआ है। ट्रक यदि चल रहा है, यदि उसमें हवा ना हो तो ट्रक के बाकी और जितने भी मशीन है वो कोई काम की नहीं रह जाएगी। तो इससे अपन कह सकते हैं कि ट्रक है वो पूरा उस हवा के बेस पे टिका हुआ है, उसके आधार पे चल रहा है। तो फिर ऐसे ही आप लोग को समझ लीजिए, ये लोग भी है तो पूरा ये 3 प्रकार के वलय है, वात वलय, उसके ऊपर टिका हुआ है। अब यहाँ पे बता दिया कि लोक का आधार, तो लोक का आधार यानी ये जो पूरा लोक है उसका आधार बोल दिया घनोदधि वात वलय। फिर ये घनोदधि वात वलय है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, तो घनोदधि वात वलय का आधार घन वात वलय है। फिर क्वेश्चन है कि घन वात वलय किसके ऊपर टिका हुआ है, तो घन वात वलय है वो तनु वात वलय है। यानी ये आपको जो 3 लाइन जो अपना 3 लोक का जो मैप है उसमें जो पूरा जो लोक बना हुआ है उसके लोक के आजू बाजू में आपको 3 लाइनें दिखती हैं, वो 3 लाइन को यहाँ पे दिखाया है। तो जो सबसे अंदर की लाइन होती है वो कौन सा वात वलय है, तो उसका नाम है घनोदधि वात वलय। जो सेकंड नंबर की लाइन है वो है घन वात वलय, और जो 3rd नंबर की लाइन है उसको कहा जाता है तनु वात वलय। तो ये जो तीनों वात वलय है वो क्या होता है, जैसे अपनी पूरी बॉडी है तो बॉडी है तो वो उसको बॉडी को कवर करने वाली चीज़ क्या है, दिस स्किन। ये स्किन से क्या है, पूरी बॉडी कवर्ड है, यानी पूरी बॉडी को स्किन ने कवर किया है। जैसे कोई वृक्ष होता है, ट्री होता है, तो ट्री को किसने कवर किया, छाल। जैसे ट्री को छाल चारों ओर से लपेटी हुई होती है, ठीक है, जैसे इस बॉडी को चारों ओर से ये स्किन ने कवर किया हुआ है, वैसे ही ये पूरे लोक को ये वात वलयों ने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, पूरी चारों ओर से कवर किया हुआ है। तो ये जो लोक का आधार, तो सबसे पहले ये जो लोक है उसका आधार घनोदधि वात वलय, घनोदधि वात वलय का आधार घन वात वलय, और घन वात वलय का आधार तनु वात वलय। अब क्वेश्चन है कि ये तनु वात वलय है वो किसके आधार पे रहता है, तो वो लिख दिया कि आकाश, क्योंकि अपन ने देखा था स्टार्टिंग में कि जो अनंत आकाश है, अनंत आकाश के बीच में सेंटर में क्या है, 3 लोक है, राइट। तो अनंत आकाश के सेंटर में 3 लोक है, तो पूरा लोक है वो घनोदधि पे डिपेंड, घनोदधि वात वलय वो घन वात वलय पे डिपेंड, घन वात वलय वो तनु वात वलय। फिर ये तनु वात वलय का बेस कौन सा है, तो जो अनंत आकाश है वो क्या हो गया, तनु वात वलय का बेस हो गया। तो ये आपको ये दोनों ही समझ में आ गया कि कौन किसके आधार पे टिका हुआ है। अब क्वेश्चन है कि घनोदधि वात वलय किसे कहते हैं, घनोदधि मीन्स व्हाट, दैट मीन्स जो ठोस वायु होती है जिसमें जल का घेरा होता है, जल मिश्रित जो वायु होती है उसको क्या कहा जाएगा, यानी ठोस वायु भी है, मोटी वायु, ठोस दैट मीन्स मोटी वायु, गुजराती में बोलते हैं झाड़ी वायु, राइट। तो जो ठोस वायु है उसमें जल का घेरा, दैट मीन्स ठोस वायु प्लस उसमें
जल मिश्रित वायु है उसको घनोदधि वात वलय कहते हैं। जो घन वात वलय है उसमें सिर्फ ठोस वायु होती है, ठोस वायु का घेरा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोटी हवा। और जो ठोस वायु और जल का घेरा था उसको अपन वाष्प भी बोल सकते हैं। और तीसरा है जो तनु वात वलय, तनु नाम भी ऐसा ही है, तनु वात वलय दैट मीन्स पतली वायु का घेरा। तो वो क्या होता है, उसमें पतली हवा होती है। तो ये जो घनोदधि वात वलय दैट मीन्स बाष्प यानी ठोस वायु प्लस उसमें जल भी है, तो उसको वाष्प भी बोल सकते हैं। घन वात वलय उसमें सिर्फ ठोस वायु है, उसका मतलब मोटी हवा। और ये जो तनु वात वलय वो पतली हवा है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो वायु होती है वो किस प्रकार से वो आपको समझ में आ गई। और यहाँ लिखा है कि अधोलोक की सातों पृथ्वियाँ घनोदधि वात वलय के आधार से स्थित है। वो डेफिनेटली अपन मैप में देखते हैं। नेक्स्ट, इस मैप में मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि ये जो मैप है उसमें आप देख रहे हो कि ये पूरे तीन लोक में ये जो ग्रीन ब्लू एंड जो रेड ऑरेंज कलर की, जो ग्रीन ब्लू एंड ऑरेंज कलर की जो तीन लाइनें दिख रही है दैट मीन्स घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। ये तीनों ही वात वलय है उसने पूरे लोक को घेर के रखा है। दैट मीन्स ये पूरा लोक है वो घनोदधि पे डिपेंड है, घनोदधि वात वलय घन वात वलय पे डिपेंड है, घन वात वलय तनु वात वलय पे डिपेंड है। और ये जो तनु वात वलय है वो पूरे आकाश पे डिपेंड है, उनका बेस हो गया। अब ये जो वात वलय है उसको अपन समझेंगे। तो लास्ट में एक लाइन है थी कि अधोलोक की जो सातों पृथ्वियाँ है वो घनोदधि वात वलय पे है। तो सीधी बात है कि जो सातों पृथ्वियाँ है तो सबसे पहले उनको कौन सा वात वलय मिलेगा, घनोदधि। तो उनका बेस क्या हो गया, घनोदधि हो गया। अब यहाँ पे आपको समझाती हूँ, यहाँ पे कलर लिखे हुए कि जो घनोदधि वात वलय है उसका लगभग कलर कैसा है। तो आचार्य महाराज ने समझाने के लिए अपने को बताया कि गोमूत्र के समान, ठीक है, गोमूत्र के समान उसका कलर है। फिर घन वात वलय का कलर कैसा है, तो मूंग के समान उसका कलर है घन वात वलय का। और तनु वात वलय का कलर कैसा है, तो मिश्रित यानी कलरफुल है, अनेक रंग वाला है, तो उसके रंग को बोलना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे लिख दिया है कि तनु वात वलय का जो रंग है वो अवक्तव्य है और अनेक रंग वाला है। तो आपको तीनों वात वलय के कलर समझ में आ गए। घनोदधि वात वलय दैट मीन्स गोमूत्र के समान उसका कलर है, घन वात वलय उसका मतलब मूंग के समान उसका कलर है, और तनु वात वलय उसका कलर मीन्स कलरफुल है, इसलिए उसका कोई पर्टिकुलर अपन कलर नहीं कह सकते। ये तीनों के कलर हो गए। उसका स्वरूप अपन ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में समझ चुके हैं। अब उसका ये जो वात वलय है उसकी मोटाई कितनी है, हर जगह मोटाई उसकी डिफरेंट है। तो उसकी मोटाई अपन ने एक तो अपन ने समझ ली थी, जो तीनों शिखरवर्ती वात वलय थे उसकी मोटाई अपन प्रीवियस स्लाइड में समझ चुके हैं। अब बाकी की भी अपन समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे लोक की मोटाई समझने के लिए इसको थोड़ा जूम कर दीजिए, ये वाला देखिए। सबसे पहले टॉप पे नीचे से तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अपन ऑलरेडी समझ चुके कि जो ये तीनों वात वलय है उनकी जो शिखर पर जो उसकी हाइट है वो 4000 धनुष, घनोदधि वात वलय, घन वात वलय की 2000 धनुष और तनु वात वलय की 1575 धनुष है। तो ये तीनों वात वलय की यहाँ पे इस प्रकार का एरिया होता है। अब जब ये वात वलय जब साइड में होते हैं तब घनोदधि 5 योजन का, घन वात वलय 4 योजन का और तनु वात वलय 3 योजन का होता है। तो आपको समझ में आ गया, बाजू में उनकी जो एरिया है मोटाई है वो 5 योजन, 4 योजन और 3 योजन क्रम से होता है। अब अपन थोड़ा और समझेंगे, यहाँ पर आपको जूम करो। ऊपर जब अपन यहाँ ऊपर से यहाँ आएंगे तब यहाँ पर ये वात वलय की जो मोटाई है वो 7 योजन घनोदधि की, 7 योजन घनोदधि की, घन वात वलय की 5 योजन और 4 योजन तनु वात वलय
7, 5, 4 योजन क्रम से गणोदरी घन और तनु वाले की यहाँ पे मोटाई हो जाएगी, राइट। यहाँ पे 5, 4, 3 योजन था, यहाँ पे 7, 5, 4 योजन हो गया। अब अपन और नीचे देखते हैं कि इनकी मोटाई में कहाँ पर क्या डिफरेंस आता है। जब अपन यहाँ मध्य लोक के इस साइड नीचे की साइड जाएंगे तब उसकी 5 योजन, 4 योजन और 3 योजन, जैसे टॉपर साइड में था वैसा यहाँ पर है 5 योजन गणोदरी की, 4 योजन गणवात वाले की और तनुवात वाले की 3 योजन, जैसे टॉपर साइड में था, ठीक है, वैसा यहाँ पे 5, 4 और 3 योजन इसकी मोटाई होती है। अब नीचे और देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर भी जब थोड़ा और गुड, जब अपन अधोलोक में नीचे की साइड यहाँ पर पहुँचेंगे तब 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन, 7, 5 और 4 योजन, ठीक है, गणोदरी 7, गण 5 योजन एंड तनुवात वाले 4 योजन, जैसा अपन ने ब्रह्मस्वर के बाजू में देखा था 5, 7, 5, 4 योजन, सेम फिगर यहाँ पर है। और यहाँ पे अपन अधोलोक में जो स्थावर लोक है उसके पार्श्व भाग में देखेंगे तो ये 20,000 योजन, 20,000 योजन, 20,000 योजन क्रम से 20,000 योजन की गणोदरी वात वाले, घन वात वाले और तनु वात वाले की मोटाई है। तो आप यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे जो लोक का जो बेस है नीचे, तो बेस में भी गणोदरी, घन और तनु वात वाले वो भी 20,000 योजन मोटे हैं। तो आपको पूरे लोक का समझ में आ गया। हम अब नीचे से ऊपर एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जो ये सातों पृथ्वी है, ये पूरे अधोलोक के जो नीचे जो बात कर रहे हैं, सातों पृथ्वी के जो अधोलोक के नीचे जो बात कर रहे हैं वो 20,000 योजन, 20,000 योजन, 20,000 योजन क्रम से मोटे हैं, राइट। और यहाँ पे अपन देखेंगे तो 20,000 योजन, 20,000 योजन, 20,000 योजन क्रम से इधर है। फिर थोड़ा ऊपर पहुंचेंगे तो 7, 5 और 4 योजन क्रम से, राइट। और ये जो आपको बीच का जो आकाश दिख रहा है यहाँ पे, ये हर एक जो नरक है, पहली पृथ्वी, दूसरा पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो सातों नरक के बीच में भी ये जो एरिया है वहाँ पर भी ये तीनों बात वाले होते हैं। अभी एक और फिगर हमने ड्रॉ करवाई है, उस फिगर में हमने यहाँ पे भी पूरे बात वाले दिखाए हुए हैं, वो अपन उस फिगर को देखेंगे तब आपको शो कराएंगे। ये जो आकाश दिखाया हुआ है, जो वाइट स्पेस दिख रही है वो आकाश है। यहाँ पर तीनों बात वाले जो इधर है वो भी इधर होते हैं। तो आप समझ गए पूरे बात वाले कहाँ पर उसकी मोटाई चेंज होती है। तो टॉप पर था, नीचे से अपन ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर एक बार फिर से देख लेते हैं। नीचे से यहाँ पे 20,000 योजन, यहाँ पे 20,000 योजन, यहाँ पे 7, 5, 4 योजन, फिर ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 5, 4, 3 योजन, ठीक है। फिर अब फिर से यहाँ 5, 4 था, यहाँ फिर से आ जाएगा 7, 5, 4 योजन, और अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 4, 3 योजन, और यहाँ टॉप पर 4,000 धनुष, 2,000 धनुष एंड 1,575 धनुष। इस प्रकार गणोदरी, गणवात वाले और तनुवात वाले इसकी आपको कहाँ कहाँ मोटाई चेंज होती है वो समझ में आ चुका होगा। और जिस प्रकार की सिचुएशन इस साइड है उसी प्रकार की सिचुएशन आपको इस साइड समझ लेनी चाहिए। तो इतना अपना 3 लोक के वात वलय के बारे में डिस्क्रिप्शन फिनिश हुआ। तो यहाँ पे अपन ने पूरा 3 लोक का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो समझना यहाँ पे अपन ने फिनिश किया कि 3 लोक किससे बना हुआ है, उसके वात वलय को समझा, बीच में 3 लोक की हाइट, विड्थ और गहराई को समझा, जो 3 लोक की एग्जैक्ट सेंटर में जो त्रस नाड़ी की पोजीशन कहाँ पर है उसको समझा, त्रस नाड़ी की हाइट को समझा, कहाँ पे त्रस जीव नहीं पाए जाते वो समझा, किन किन सिचुएशन में, किस किस सिचुएशन में ये त्रस जीव त्रस नाड़ी को छोड़ करके बाहर जाते, उन सब बातों को अपन ने यहाँ समझने का ट्राई किया। यहाँ पे त्रस नाड़ी और 3 लोक ये पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन 3 लोक की यहाँ पे फिनिश हुई। अब अपन 3 लोक में कहाँ पे रहते हैं? मध्य लोक में रहते हैं। तो उस मध्य लोक में अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन कैसी है? मध्य लोक तो यहाँ लाइन ही दिख रही है। वो मध्य लोक में कैसे असंख्य द्वीप और समुद्र है, उसमें से कौन से द्वीप में, कौन से क्षेत्र में, कौन से खंड में अपन कहाँ रहते हैं, और वो पूरे एरिया में अपनी एरिया कहाँ पर है, अपना ये पूरा विश्व जो अपने स्कूल में मैप समझ के रखा है वो कहाँ पर है, पूरी पंचमेरु कहाँ पर है, नंदीश्वर द्वीप कहाँ पर है, कर्मभूमियाँ कितनी होती है, भोगभूमियाँ कितनी होती है, कितने पर्वत है, कितनी नदियाँ हैं, उनकी हाइट कितनी है, उनकी विड्थ कितनी है, ठीक है, कितने अप्रतिम चैत्यालय हैं, वो सारे अप्रतिम चैत्यालय, उन सब की अपन क्या करेंगे, वहाँ पे वंदना करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन मध्य लोक का ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन अब अपन नेक्स्ट में समझेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक में सदा देत मोत्रो। हे जिन वाणी भारती तो ये जपऊ दिन दैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा